हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं जीडीपी। इकोनॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो बेसिकली जीडीपी तो हम काफ़ी हद तक सुनते हैं न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो आज हम काफ़ी हद तक कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जीडीपी का, और बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज इस वीडियो में जीडीपी का क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम जानेंगे जीडीपी होता क्या है। व्हाट इज़ जीडीपी। सेकंड वन, टाइप्स ऑफ जीडीपी, मतलब कितने टाइप के जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, बट वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अनदर वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब वो जीडीपी कैलकुलेशन के 3 टाइप के मेथड में से एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द अदर मेथड्स वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस। अभी एक्सपेंडिचर मेथड वाला जो मेथड है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको करना क्या है कि मैं आपको नोट से पढ़ाऊँगी। मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे ज़्यादा आपको समझाऊँगी, तो आपको ध्यान से सुनना है, और नोट्स में जो मैं समझाऊँगी वो भी आपको देख के समझना है। तो चलिए चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी का एक टॉपिक जिसे हम कहेंगे जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक्चुअली में होता क्या है। जीडीपी एक्चुअली में मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, दैट इज़ 1 ईयर। कहने का मतलब ये कि एक साल में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हों, कहाँ प्रोड्यूस किए गए हों, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए हों, उसके मार्केट वैल्यू को हम कहेंगे जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। फाइनल का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। जैसे मान लीजिए मोबाइल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, जिसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स जैसे प्लास्टिक हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसके चिप्स हो गए, सारी चीज़ें असेंबल करके फिर बाद में फाइनल गुड बनेगा, जिसे हम मोबाइल बोलेंगे। तो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ मोबाइल का। वैसे जितने सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उसकी मार्केट वैल्यू ही कैलकुलेट की जाएगी जीडीपी में। मतलब कि जो एमआरपी हम कहते हैं ना, कि वो उसकी मार्केट वैल्यू वो जीडीपी में ऐड की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, जिसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, बाउंड्रीज है, उसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट की जाती है। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाउंड्री के अंदर ही सारी सर्विसेज को, सारे सर्विसेज को या फिर गुड्स को कैलकुलेट की जाती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं, अब हम देखते हैं। ये नोट में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या एक्सेप्शन है। इंडियन ऑफिसर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही। जैसे मान लीजिए कि एक इंडियन ऑफिसर है, वो इंडियन ऑफिसर किसी दूसरी कंट्री के इंडियन एम्बेसी में काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं यूएस। अगर यूएस में एक इंडियन एम्बेसी है और वो इंडियन एम्बेसी में वो इंडियन ऑफिसर काम करता है, तो क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे हम? यस करेंगे, क्योंकि ये जो इंडियन ऑफिसर है वो इंडिया के लिए सर्विस कर रहा है इंडियन एम्बेसी में। तो ऑब्वियसली जो सर्विस वो प्रोवाइड करके दे रहा है वो इंडिया के लिए कर रहा है। तो उसकी तो ये जो जीडीपी होगी, जो ये सर्विस वो प्रोवाइड करके दे रहा है, तो उसकी जीडीपी जो सर्विस है वो ऐड करी जाएगी टू बी कंसिडर्ड एज सर्विस इन जीडीपी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब जो सर्विस वो दे रहा है उसके पैसे जो गवर्नमेंट देगी
तो वो जीडीपी में ऐड की जाएगी, ये है इसका मतलब। अब सेकेंड वन इज़ द इंडियन सिटीज़न बिजनेसमैन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन अदर कंट्री। ये एक और एक्सेप्शन है, आप उसे ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि इंडियन सिटीज़न है जो कि एक बिजनेसमैन है, और वो इंडियन सिटीज़न बिजनेसमैन एक फैक्ट्री सेटअप करता है दूसरी कंट्री में। यूएस ही हम एग्जांपल लेते हैं, यूएस वाला, कि यूएस में अगर वो इंडियन सिटीज़न जो बिजनेसमैन है वो फैक्ट्री सेटअप करता है और वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसी फैक्ट्री में यूएस में जो सेटअप है, तो क्या वो जीडीपी में हमारे इंडियन जीडीपी में कंसिडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो तो उस यूएस में किए जा रहे हैं, फैक्ट्री तो वहीं पे सेटअप है। तो ऑब्वियसली भले ही वो इंडियन सिटीज़न हो, वो बिजनेसमैन, फिर भी फैक्ट्री वहाँ सेटअप करने के वजह से, गुड्स वहाँ प्रोड्यूस करने की वजह से वहाँ पे जीडीपी को कंट्रीब्यूशन होगा, यूएस की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, ना कि इंडियन जीडीपी में। ये मैं सेकंड एग्जांपल बता रही हूँ। तो नॉट टू बी कंसिडर्ड, यहाँ पे सर्विस नहीं होगा, यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं इन जीडीपी। ओके, तो ये दो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल में ये टेरिटरी के बाहर की बात कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी अदर कंट्री की, तो अदर कंट्री में इंडियन एम्बेसी में इंडियन ऑफिसर काम कर रहा है, तो भले वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर ही हुआ ना, तो इसलिए मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था ये। और ये भी एक्सेप्शन है, बिजनेसमैन भले ही वो इंडियन सिटीज़न हो लेकिन वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, अब कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट ईयर ओनली इन जीडीपी, मतलब करंट ईयर का ही गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट किया जाता है। मतलब मान लीजिए इस 2022 में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसी को ही जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू को, ना कि पिछले सालों के, जैसे 2021 के नहीं किए जाएंगे, 20 के नहीं किए जाएंगे, 2019 के नहीं किए जाएंगे। मतलब पिछले सालों के जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुके हैं उसको जीडीपी के मार्केट वैल्यू, मतलब उसके मार्केट वैल्यू को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसी पर्टिकुलर करंट ईयर के का ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब वही लिखा हुआ है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पुराने गुड्स एंड सर्विसेज को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पुराने जो बने हुए गुड्स हैं, जो ओल्ड गुड्स हैं, जो 2021 में बने हो या 2020 में बने हुए जो गुड्स हैं, फाइनल गुड्स हैं, उसको अगर मान लो रीसेलिंग करें, हम वापस उसको रीसेल करें, तो क्या रीसेलिंग करें अगर मान लो इस साल में 2022 में हम रीसेल करें पुराने गुड्स को, तो क्या वो रीसेलिंग वाले जो मार्केट वैल्यू है उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे। कहने का मतलब रीसेलिंग ऑफ ओल्ड गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड इन जीडीपी। पुराने बने हुए गुड्स के रीसेलिंग में को भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मतलब फ्रेश गुड्स जो होंगे, सर्विसेज जो होंगे प्रोड्यूस किए गए हैं करंट ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो ही वो उसके मार्केट वैल्यू को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। पुराने अगर मान लीजिए गुड्स हों, उसको रीसेल करें इस साल, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पढ़ते हैं। जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 3 मेथड है एक्चुअली में, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। आज की इस वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में हम प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड पढ़ेंगे। तो हम चालू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड जिसका यूज़ करके हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है ये आपके सामने, C+I+G+X-M। अब एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब कंज्यूमर्स। हम जैसे कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हुए हो या फिर इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विसेज हो,
वो डिपेंड नहीं करता कि वो डोमेस्टिक बने हो या इम्पोर्टेड बने हो। बस कंज्यूमर्स अगर कोई चीज़ परचेज करता है, कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो वो जो भी गुड्स और सर्विसेज हो वो सारे के सारे प्राइवेट कंजम्पशन में आएंगे, सारे के सारे इस फॉर्मूला वाले सी कंपोनेंट में आएंगे। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाली चीज़ों को ही कैलकुलेट की जाती है, बाहर इंपोर्टेड वाले जो आइटम्स हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। उसका आंसर ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए सी वाले कंपोनेंट में हम ऐड कर लेंगे जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, भले ही वो इम्पोर्टेड हो, भले ही वो डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोई भी हो, अभी ऐड कर लेंगे। बाद में जाके इसको माइनस करेंगे जीडीपी में। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये प्राइवेट कंजम्पशन सी वाले कंपोनेंट में? क्योंकि होता यह है कि एनएसओ वाले जो सर्वे करते हैं तो वो डेटा जब निकालते हैं लोगों का, तो वो हमें पता नहीं रहता कि जो चीज़ हमने परचेज़ की है, जो चीज़ हम एक्वायर कर रहे हैं, वो इंडिया मेड हो या दूसरी कंट्री से बना या इम्पोर्टेड वाली चीज़ें हैं। तो एनएसओ एक जनरल डेटा हर किसी से एक्वायर कर लेता है और वो डेटा बाद में जाके कॉमर्स मिनिस्ट्री से टैली की जाती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री फिर वो एनएसओ का डेटा या फिर आरबीआई का जो डेटा है उसके साथ टैली की जाती है। जो एनएसओ ने जो डेटा लिया है जनरल तरीके से कंज्यूमर वाला कंजम्पशन का, भले ही वो इम्पोर्टेड हो, भले ही वो डोमेस्टिक हो, सारे जितने भी डेटा उसने एनएसओ ने सर्वे के द्वारा डेटा लिया है, वो बाद में कॉमर्स मिनिस्ट्री टैली करके फिर वो इम्पोर्टेड वाले जो आइटम्स हैं ना उसको माइनस करती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जनरली कि कन्वीनियंस के लिए सर्वे के द्वारा हमें पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ इंडिया मेड है, कौन सी बाहर की है। तो डेटा में तो सबकी एनएसओ के सर्वे के टाइम पे सबका जनरल तरीके से इम्पोर्टेड और डोमेस्टिक दोनों का ले लेते हैं। बाद में उसको मिनिस्ट्री के डेटा से या आरबीआई के डेटा से, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले डेटा से फिर उसको माइनस कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो सी वाले कंपोनेंट पे इररेस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड दोनों के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाता है सी वाले कंपोनेंट में, एक्सपेंडिचर मेथड के सी वाले कंपोनेंट में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है सी के बाद आई को कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कोई भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करना। अब ये आई में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। जैसे कोई लैंड की ज़रूरत होगी, लैंड की ज़रूरत हो क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, सेटअप करना है, तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, एसेट्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल एसेट्स, मशीन्स वगैरह सब इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, तो कैपिटल एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मतलब कैपिटल एसेट्स हैं उसकी वैल्यू उस आई में कैलकुलेट की जाती है। बिल्डिंग की मतलब बिल्डिंग बनाने का जितना भी खर्चा वो भी आई में कैलकुलेट की जाती है। अब एक बार फैक्ट्री सेटअप हो गया, सारे कैपिटल एसेट्स बन गए, उसके बाद क्या करेंगे, हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी फाइनल गुड बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेंगे। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जिसे हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं वो भी उसका खर्चा भी इन्वेस्टमेंट में ऐड किया जाता है एक बार। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है सैलरी टू वर्कर्स। हमको ज़रूरी है कि वर्कर्स को तो हायर करना पड़ेगा किसी बिजनेसमैन को प्रोडक्शन के लिए, तो वर्कर्स को हायर करने के बाद उनको सैलरीज भी देनी पड़ेगी। तो जो खर्चा हो रहा होगा वर्कर्स की सैलरीज़ का तो वो भी आई में इन्वेस्टमेंट में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। मतलब कि जैसे मान लीजिए फाइनल गुड्स प्रोडक्शन सब कुछ करने के बाद प्रोड्यूस हो गया, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो गया, अब उसमें से कुछ बिकेंगे, कुछ नहीं भी बिकेंगे। जो नहीं बिकेंगे उसे हम कहेंगे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। वो इन्वेंट्रीज में पड़े रहेंगे अनसोल्ड, पर
वो भी तो खर्चा हुआ है ना, क्योंकि उसका भी तो रॉ मटेरियल्स उसमें भी तो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए, उसमें भी वर्कर्स ने काम किया, तो वर्कर्स ने एक बार काम किया तो उसको भी तो सैलरी देना पड़ा, तो उसका भी खर्चा अलग। और कैपिटल एसेट्स के थ्रू हमने उसको यूज़ किया तो फाइनल तभी तो वो फाइनल गुड्स बने। तो भले ही वो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हों, लेकिन उसमें भी खर्चा हुआ, इसलिए उसको भी हम इन्वेस्टमेंट आई में कंसिडर करेंगे। अब क्या चीज़ हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे? बैंक सेविंग्स। मान लीजिए वो बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में सेविंग्स पड़े हों, वो सेविंग्स तो सेविंग्स रहेंगे जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जब तक वो उस पैसे का यूज़ करके वो उस फैक्ट्री के कुछ भी चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं करेगा या फिर प्रोडक्शन के लिए कुछ यूज़ नहीं करेगा, तब तक वो इन्वेस्टमेंट में आएगा नहीं। तो बैंक सेविंग्स का कोई रोल नहीं है, उसका कोई भी आई में नहीं आता, इन्वेस्टमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट वन इज़ द शेयर बॉन्ड। शेयर बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट में नहीं आता। जैसे मान लीजिए उस बिजनेसमैन की कंपनी का शेयर बॉन्ड लोगों ने ख़रीद के रख लिया, तो वो शेयर बॉन्ड में जो जितने लोगों ने खर्चा किया शेयर बॉन्ड में उस कंपनी का, तो उसका पैसा तो उस बिजनेसमैन को मिल गया एज अ कैपिटल, बट वो कैपिटल को यूज़ करके इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। ऑब्वियसली बात है, उस कंपनी का शेयर बॉन्ड लोगों ने ख़रीद के रख लिया, पैसा दे दिया उस बिजनेसमैन को, लेकिन वो बिजनेसमैन के ऊपर है कि उस पैसे का यूज़ करके उस फैक्ट्री में या प्रोडक्शन में कुछ खर्चा करेगा, तभी इन सब चीज़ों में इनमें से कुछ खर्चा करेगा, तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, आई में आएगा। तो शेयर बॉन्ड में रही या बैंक सेविंग्स में रही हुई चीज़ों को इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं किया जाता। तो ये आई हो गया, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। सी आपने पढ़ लिया प्राइवेट कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैं आपको समझा रही हूँ। इस फॉर्मूला में जो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, वो मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, आपको बस ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो अब हम एक केस ले लेते हैं, एक छोटा सा केस लेते हैं कि मान लीजिए इंडिया में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो काम करता है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ऑब्वियसली बात है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो अपना सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिस को, और जब वो अपना सर्विस देगा गवर्नमेंट ऑफिस को, तो बदले में गवर्नमेंट को उस इंसान को सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो सैलरी दे रहे हैं तो वो तो गवर्नमेंट का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट के साइड से तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये कहाँ पे काउंट किया जाएगा? ये काउंट किया जाएगा जी पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस प्रोवाइड की, तो बदले में उसको सैलरी मिलेगी। जो सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, सैलरी उसको दे रही है तो वो गवर्नमेंट के साइड से वो एक्सपेंडिचर होगा। मान लीजिए वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो उसको सैलरी मिल गई, अब उस सैलरी से वो शॉपिंग करेगा, ठीक है, शॉपिंग करेगा। अब वो शॉपिंग करेगा तो क्या होगा कि मान लीजिए उसको कोई भी ज़रूरी ग्रॉसरीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो ग्रॉसरीज़ खरीदेगा, कोई भी चीज़ें गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा, अपनी सैलरी से खरीदेगा। तो वो कहाँ पे काउंट होगी? वो कंजम्पशन में काउंट होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय है, उसने अपनी सैलरी से शॉपिंग की है। तो उसने जब शॉपिंग की तो वो जो कंजम्पशन हुआ तो वो एज अ कंज्यूमर उसने कंज्यूम किया, तो वो सी में ऐड होगा, कंजम्पशन में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि वो जो चीज़ें, मान लीजिए उसने मोबाइल ख़रीदा, अपनी सैलरी से मोबाइल उसने ख़रीदा, तो वो मोबाइल जो ऐसा गुड बनाया गया होगा, तो वो बनाया गया होगा किसी बिजनेसमैन ने, किसी कंपनी ने बनाया होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा ना। ऑब्वियसली वो जो शॉपिंग करेगा, मान लो ये जो शॉपिंग कर रहा है उसने मोबाइल ख़रीदा, मान लो, ठीक है, उसने मोबाइल शॉप किया। अब वो जब मोबाइल को ख़रीदेगा कंज्यूम में आएगा, वो कंजम्पशन में आएगा वो, ठीक है, वो एम्प्लॉय कंज्यूम कर रहा है। लेकिन मान लो ये जो मोबाइल है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई कंपनी करेगी। वो इन्वेस्टमेंट कैसे कि उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेंगे, उसको फैक्ट्री सेटअप करके गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे हम मोबाइल बोलेंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, आई
वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। आई होप आपको ये सिनेरियो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मतलब मोबाइल का जो प्रोडक्शन है वो इन्वेस्टमेंट है जो एक कंपनी करती है, पैसा लगाती है, वो आई में आएगा। और उसी इन्वेस्टेड जो मोबाइल जो गुड्स फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे मैं मोबाइल ले रही हूँ, वो मोबाइल को कोई खरीदेगा, शॉप करेगा। वो मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग कहाँ पे आएगा? कंज्यूमर में आएगा, कंजम्पशन में आएगा। कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन में आएगा, सी में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ से उसने ख़रीदा होगा? उसके हाथ में सैलरी आई होगी, उससे ही उसने पैसे खर्चा किया होगा। तो वो जो सैलरी कहाँ से आई होगी? वो गवर्नमेंट दे रही होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो, क्योंकि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले उसको सैलरी मिली, तो वो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल ये है कि आपने सुना होगा कि फार्मर्स जो होते हैं ना, वो फार्मर्स अपने गेहूँ जो चावल गेहूँ उगाते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा गुड वो प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट जो होती है वो एमएसपी में फार्मर्स से ख़रीद लेती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे फार्मर्स ने वीट का प्रोडक्शन किया होगा। और एक एग्जांपल लेती हूँ, वीट का जब प्रोडक्शन फार्मर ने किया होगा तो वो वीट को सरकार ने, गवर्नमेंट ने ख़रीदा। उसके बाद उस खरीदी हुई वीट के प्राइस में, एमएसपी के दाम में उस फार्मर को दिया पैसा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, जैसे फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस किया, वो वीट को प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने बदले में उस फार्मर को पैसे दिए एमएसपी में, ठीक है। ये एमएसपी के दाम में वो उस गवर्नमेंट ने वीट को फार्मर से लिया और बदले में फार्मर को एमएसपी के दाम में पैसे दिए। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये पैसे जो दे रहे हैं गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, तो वही एक्सपेंडिचर जी में कैलकुलेट करेंगे, ओके। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब जी, जो कि हम ये कह रहे हैं ना, ये जी वाला जो कंपोनेंट है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तब कैलकुलेट किया जाएगा जब कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने के बाद वो गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट परचेज खरीदेगी और इन रिटर्न उस इंसान को पैसे देगी उस गुड्स और सर्विसेज के बदले में, तभी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा और वो जी से डिनोट किया जाएगा। अब एक और केस आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। अब यहाँ पे आपने देखा था कि गवर्नमेंट खर्चा तब करती है जब गुड्स और सर्विसेज वो खरीदती है और बदले में वो पैसा देगी। ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो बैंक ट्रांसफ़र करेगी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पीएम किसान योजना, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो किसानों को 6,000 रुपीज़ बैंक ट्रांसफ़र कर रही है, पर किसान तो वापस इन रिटर्न कोई गवर्नमेंट को गुड्स प्रोड्यूस नहीं करके दे रही, कोई सर्विस प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, पर बैंक ट्रांसफ़र कर रही है जस्ट बिकॉज कन्वीनियंस के लिए, फार्मर्स के कन्वीनियंस के लिए, फार्मर के सेक के लिए वो योजना बनाई गई है कि बैंक ट्रांसफ़र 6,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट का एक एग्जांपल है। वो ट्रांसफ़र पेमेंट एक्चुअली में जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी, तो ये जब ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद ही खर्चा जो मार्केट वैल्यू होगी उसी को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट में कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, सिर्फ पैसे ही दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो एक्सपेंडिचर कर लिया, लेकिन इन रिटर्न कुछ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो ऐसे में वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? ट्रांसफ़र पेमेंट को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। ट्रांसफ़र पेमेंट का एक और एग्जांपल है स्कॉलरशिप। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, विडो पेंशन हो गया, पीएम किसान योजना में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो सारे
ऐसे जो स्कीम्स होती है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल होता है, ये जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। भले ही वो एक्सपेंडिचर हो, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। आई होप आपको ये जी वाला जो फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा, और ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे सब कुछ लिंक है एक दूसरे से। कि मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली। अब एक और एग्जाम्पल, अब एक नेक्स्ट वन है x माइनस एम। हमने g तक पढ़ लिया, c पढ़ लिया, i पढ़ लिया, g पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है x माइनस एम। x माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। कहने का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जितना हम जैसे मान लीजिए इंडिया से जितना डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होके बाहर एक्सपोर्ट होती है, और जितने बाहर के बने हुए गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट हो रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। आपको एक चीज़ आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो रहा है इंपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि ये देखिए सी जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जिसमें हमने कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक प्लस इम्पोर्टेड दोनों को ऐड किया था, पर यहाँ पे इम्पोर्टेड अगर हमने प्लस किया था, मैंने आपको बताया कि बाद में जाके उसको माइनस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया है। दैट मीन्स कि इम्पोर्टेड आइटम्स हो या सर्विसेज हो, उसको कभी भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। भले ही कंजम्पशन में हमने उसको ऐड कर लिया हो, लेकिन मैंने रीज़न बताया क्यों किया जाता है, लेकिन बाद में उसको माइनस कर दिया जाता है। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा से या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले डेटा से, आरबीआई के डेटा से उसको माइनस कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला में ही उसको बाद में माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये x माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब कुल जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस। अगर यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला आंसर आएगा तो दैट मीन्स हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट ही किया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा वैल्यू, दैट मीन्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं बाहर कंट्रीज से सर्विसेज और गुड्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये पूरा पढ़ लिया जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी जीडीपी मिलेगा वो मिलेगा करंट मार्केट प्राइस में। जीडीपी इज ऑब्टेन्ड एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि अभी जो चल रहे मार्केट प्राइस के हिसाब से जीडीपी हमें मिलेगा। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ना एक्सपेंडिचर मेथड, तो जो जीडीपी मिलेगा वो करंट मार्केट प्राइस का होगा। अब ये करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए दो केसेस हैं, 2011 के केस में और 2012 के केस में। एक ऑनियन का केस हम ले लेते हैं। 1 किलो ऑनियन का जो रेट है 2011 में था 40 रुपीज़। ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा रहे हैं कि एक 2011 में 1 किलो ऑनियन का रेट है 40 रुपीज़। अब टोटल प्रोडक्शन इंडिया में अगर 2 किलो ही प्रोड्यूस हुआ, मैं जस्ट 2 किलो एक जस्ट नॉर्मल एक सिनेरियो ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, 2 किलो प्रोड्यूस हुआ तो जीडीपी का करंट प्राइस कितना होगा, 40 इंटू 2 80 रुपीज़, क्योंकि 1 किलो 40 रुपये का है तो 2 किलो टोटल प्रोड्यूस हुआ, टोटल 2 किलो ही प्रोड्यूस हुआ, तो दैट मीन्स जीडीपी एट करंट प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पे 2022 का केस हम लेते हैं, मतलब ये तो 11 का था, ये 22 का। 22 के केस में यहाँ पे आज के केस में 1 किलो ऑनियन का दाम 140 हो गया मान लो। क्यों हो गया, अब आप पूछोगे क्यों हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम। कैसे ऐसे केस हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, मान लो 2011 में के कंपैरिजन में 2022 जब आया तो इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन कैसे, बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लाई कम हो जाना, ऑनियन का सप्लाई कम हो गया। जब सप्लाई कम हो गया तो डिमांड, जो जितना एग्जिस्टिंग सप्लाई होगा उसका तो डिमांड बढ़ेगा, उसका रेट भी बढ़ेगा, तो ये रीज़न भी हो सकता है।
अब सप्लाई कैसे बढ़ेगा अगर आप पूछो तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, जैसे कि मानसून, इंडियन मानसून का बहुत ही सही तरीके से ना आना। काफ़ी केसेस हैं जैसे कि एल नीनो, ला नीना, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि एल नीनो, ला नीना वाले केसेस में इंडियन मानसून का कभी कभी बहुत अनसर्टेन रहते हैं, तो उस वजह से जो प्रोडक्शन होता है ऑनियन का वो उतना नहीं हो पाता। ऐसे में एक ऑनियन का एक एग्जांपल ले रही हूँ, सप्लाई उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, तो जितना एग्जिस्टिंग सप्लाई होगा उसका दाम और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 22 का लेंगे तो 1 किलो ऑनियन अगर 2011 के में 40 रुपीज़ होगा, तो 22 के मामले में 1 किलो ऑनियन का रेट 140 हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे पहले 2 किलो था प्रोड्यूस या प्रोडक्शन 2011 में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 किलो हुआ। अब क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया कि सप्लाई कम हो गया। अब जब सप्लाई कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट भी बढ़ गया। तो रेट जब बढ़ जाता है तो इस केस में जीडीपी एट करंट प्राइस यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 140 इंटू 1 इज इक्वल टू 140 रुपीज़, मतलब कि 1 किलो ऑनियन का रेट 140 और करंट क्वांटिटी जितना प्रोड्यूस किया गया 1 किलो वो 140 रुपीज़। अब आप देख के बोलोगे कि यार यहाँ तो 80 रुपीज़ है और यहाँ 140 है, मतलब जीडीपी तो बढ़ा ना। नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ा। करंट प्राइस में जीडीपी एक्चुअल जीडीपी नहीं होता क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो ज़्यादा दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 40 रुपीज़ था 140 हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया ना। और यहाँ पे क्वांटिटी भी कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जस्ट बिकॉज उसका रेट बढ़ गया, इस वजह से ये जीडीपी ज़्यादा बता रहा है। तो इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल जो जीडीपी होती है वो नहीं शो करता करंट प्राइस में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, करंट प्राइस में हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, हमें बेस प्राइस में कैलकुलेट करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। So consider base year price and calculate GDP with the current quantity of production। कहने का मतलब ये कि करंट मार्केट प्राइस में कभी जीडीपी को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। एक बेस ईयर ले लो, मान लो 2011 का जितना भी रेट हो 1 किलो ऑनियन का 40 रुपये, उस 40 रुपये को ऐसा रेट हम कंसिडर करेंगे क्योंकि 2011 को हम अगर बेस ईयर मान लें तो उसका जो बेस ईयर का जो रेट होगा 40 रुपये उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो उसी पर्टिकुलर करंट ईयर का होगा। जैसे मान लो 2011 को हमने बेस ईयर ले लिया तो बेस ईयर का हम रेट ही लेंगे, 1 किलोग्राम ऑनियन का जितना रेट होगा वो रेट ही लेंगे, लेकिन क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी वो हम करंट ईयर का लेंगे जो कि 2022। तो यहाँ पे क्या होगा 40 जो कि बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस है, हमने बेस ईयर लिया था 2011 में, और 2022 का क्वांटिटी हम लेंगे 1 किलोग्राम। ऑब्वियसली जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी उसी साल की तो लेनी पड़ेगी, बेस ईयर का तो लेंगे नहीं। तो क्वांटिटी ऑफ 2022 का हम कंसिडर करेंगे 1 किलोग्राम जो कि 2022 में था, ठीक है। इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो 40, मतलब कि एग्जैक्ट जीडीपी हमें बेस ईयर के हिसाब से एक्चुअल जीडीपी मिलेगी। इन्फ्लेशन वुड बी एडजस्टेड विद द बेस ईयर 2011। तो दैट मीन्स मैं ये इसलिए कहना चाहती थी क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में जीडीपी को जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस में मिलता है, लेकिन हमको करना है बेस ईयर्स में। बेस ईयर कैसे, जैसे एक कोई बेस ईयर ले लो, उसका प्राइस यूज़ करके करंट ईयर का क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2011 हम लिया है, तो हाई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था एक्सपेंडिचर मेथड, और जीडीपी होता क्या है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला मेथड मैंने पढ़ाया आपको। और जीडीपी के कुछ छोटे छोटे ऐसे चीज़ें जो
ध्यान रखने वाली बात होती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन और इनकम के मेथड्स, मतलब प्रोडक्शन वाला मेथड हम पढ़ेंगे सेकेंड वन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे को सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो। और साइंस एंड टेक का भी मैंने वीडियोस अपलोड किया। अगर आप साइंस एंड टेक यूपीएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, साइंस एंड टेक का, बायोटेक्नोलॉजी का, मैंने अभी डाला है वीडियो, तो आप उसको जाके चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने दिया है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दिया है, वैसे आप उसको जाके देखिएगा अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं मुझसे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए जिसको ऐसी वीडियोस ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।